नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आपके साथ मैं हूं श्वेता। हमारे साथ आज एक बहुत ही खास मेहमान है। हमारे साथ है ब्रिगेडियर अमर नारायण, जिन्होंने 38 साल तक देश की सेवा दी और इतना ही नहीं, आज वो बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। एसएसपी की कोचिंग कराते हैं और बच्चों को देश सेवा के लिए प्रेरित करते हैं, बच्चों को ट्रेन करते हैं, बच्चों को वो शिक्षा देते हैं ताकि बच्चे उस क्षेत्र में आगे बढ़े। उन्हीं से हम आज बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, 38 साल तक आपने सेवा दी। आप एनडीए से गए, तिलैया स्कूल से आपने पढ़ा। उस दौर में तिलैया स्कूल तो नंबर 1 हुआ करता जी था। हाँ, जी हाँ। हम जानना चाहेंगे, पहले आप अपना एक सफर के बारे में बताएं, जो आपका जो सेना में जो सफर रहा। जी हाँ, जी हाँ। बड़ी खुशी हुई कि आपने ये सवाल किया है शुरू में ही। जी। तो जैसा आपने बताया कि मैं 38 साल मैं आर्मी में था। तो सैनिक स्कूल तिलैया मैं 6ठी क्लास में चला गया था 1974 में। जी। और लकीली पहली अटेम्प्ट में मेरा एनडीए पास हो गया। तो 1981 में मैं एनडीए चला गया और 4 साल की ट्रेनिंग के बाद मैं इंडियन आर्मी में अफसर बन गया। वहाँ मैंने जो एक विभाग होता है आर्मी एयर डिफेंस, इनफैक्ट ऑफ सिंदूर में ये विभाग बड़ा फेमस हो गया। बिल्कुल। क्योंकि जो उनके ड्रोन्स थे उनको हमने बड़ी काबिलियत से गिराया है। जी। तो उसमें मैं 1985 जून से था और 38 साल जैसा आपने कहा कि मैं था डिफेंस फोर्सेज में। और 38 साल मेरा बहुत ही आनंदमयी सफर रहा है मेरा। मैं कहूँ तो इंडिया की करीब करीब हर एक राज्य में मुझे मौका लगा नौकरी करने का। इनफैक्ट मेरे जैसे कि फर्स्ट जो पोस्टिंग थी वो काफी दुर्गम थी। सियाचिन ग्लेशियर, जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड बोलते हैं, तो वहाँ मेरी पोस्टिंग एज ए लेफ्टिनेंट हो गई थी। तो वहाँ का मैंने देखा कैसे चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में रहना है, -30 डिग्री -35 डिग्री में रहना है। और उसके बाद सफर चलता रहा अलग अलग रैंक्स में। तो 3-4 मेरी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई, असम में हुई, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में। तो करीब करीब मैंने इंडिया के अनेक जो राज्य हैं वहाँ मुझे मौका लगा अलग अलग रैंक में नौकरी करने का। और मैं एक दो अगर मुझसे पूछे अगर आपकी कौन सी सबसे यादगार अगर मेरी टेन्योर रहा तो उसमें मैं शायद 2 बताऊंगा। एक तो मुझे एज ए ब्रिगेडियर मौका लगा। जो हमारे रिक्रूट्स जो आते हैं, जो एज ए सिविलियंस आते हैं, वो ट्रेनिंग करते हैं ट्रेनिंग सेंटर में। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग असाइनमेंट मुझे दिया गया कि भाई इस सेंटर में आप इस सिविलियन को ट्रेनिंग करके एक सोल्जर बनाइए। तो 1 साल का में हमें उसको हम लोग बोलते हैं रॉ टू रेजर। एक रॉ सिविलियन को हम रेजर जैसा बना देते हैं मिलिट्री में। जी। तो वो एक आर्मी एयर डिफेंस सेंटर करके है गोपालपुर में, उड़ीसा में। तो वहाँ जो एयर डिफेंस के जितने भी रिक्रूट्स लेते हैं हम लोग, उनकी पूरी ट्रेनिंग करने की मेरी जिम्मेवारी थी। वहाँ मैं 3 साल था और वो मुझे लगा बड़ी मेरा खुशी वाला टेन्योर था। और उसके बाद लास्ट टेन्योर था जो मैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है इंटरव्यू वाला, जैसे यूपीएससी जैसे आप बात कर रहे थे। तो यूपीएससी जो एग्जाम पास हो जाएगा बच्चा और उसको फिर ऑफिसर बनना है तो उसको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अच्छा। तो उस इंटरव्यू बोर्ड को हम लोग सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी बोलते हैं। तो वैसा एक बोर्ड प्रयागराज में है, उसका मैं चेयरमैन था काफी सालों तक, मोर देन 3 इयर्स। तो वहाँ कई हजारों बच्चों को इंटरव्यू किया और इन ए वे इट वाज सो फुलफिलिंग कि अब मैं वही काम कर रहा हूँ यहाँ आकर के आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ मैं मेंटर करने, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सर, 38 साल लंबा सफर होता है। आपने कई तरह के एक्सपीरियंस लिए होंगे। परिवार से दूर रहना पड़ता है, उस दौरान कैसा फील होता है और क्या थोड़ा मानसिक लेवल भी गड़बड़ होता है उस वक्त? क्योंकि आपने कहा कि आपने हर मतलब देश के हर राज्य में करीब करीब सेवा दी देश में, तो थोड़ा परिवार से तो दूर रहना ही पड़ता है। फिर उस दौरान का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बात तो सही है। जब हमने चूज किया है इंडियन आर्मी में सेवा देने का, तो आपको कई बार मौका लगेगा कि ऐसी इलाके में आपकी पोस्टिंग हो। जैसे कि जब मैं जम्मू कश्मीर में था, मेरे 2-3 टेन्योर थी जहाँ की हम लोग मिलिटेंट्स के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे थे। और मेरी पोस्टिंग एज ए कैप्टन भी एक बार थी जम्मू कश्मीर वैली में, फिर एज ए सीओ भी थी, कमांडिंग ऑफिसर भी। इसी तरह मैं ईस्ट में था, असम में मिलिट्री से हम लड़ रहे थे हम लोग। तो ये जो 3-4 टेन्योर हैं वहाँ फैमिली से जरूर अलग था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी जिंदगी में हम लोग साथ में नहीं रहे एज ए फैमिली, ऐसा भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम इनफैक्ट वेरी ऑनेस्टली हम लोग साथ में ही थे, हस्बैंड वाइफ। बट
ऐसा 2 टेन्योर जरूर आया जहाँ की हमें अलग रहना पड़ा, बट पार्ट ऑफ द जॉब वी गेट यूज्ड टू इट, सो देयर इज एब्सोल्युटली नो इशू। देश की सेवा सब भी लोग कर रहे जरूरी है, हैं, हम लोग परिवार की सेवा भी जरूरी जी हाँ, है। जी हाँ। सर, आप बच्चों को एसएसबी की तैयारी कराते हैं, हमने सुना है कि काफी अच्छा ट्रेनिंग आप देते हैं बच्चों को, पूरी तरह से जो स्कूलिंग भी है जो नॉन स्कूलिंग है सबको आप शिक्षा देते हैं, उस तरह से मतलब उस स्कूलों को प्रमोट करते हैं। क्या क्या ट्रेनिंग का पार्ट रहता है सर, और कैसे देते हैं, एक बार थोड़ा मतलब बताएं ताकि बच्चे भी उसको जान सकें। जी हाँ, जी हाँ। तो जैसा कहा कि जब मेरा ये एसएसबी का मैं चेयरमैन था, ऑफिशियली उसको प्रेसिडेंट बोलते हैं हम लोग, मोर देन 3 इयर्स, तो 3 साल से ज्यादा था, तो मैंने हजारों बच्चे, इनफैक्ट अबाउट 4000 प्लस लोगों को मैंने इंटरव्यू किया। तो मुझे एक अच्छा आइडिया हो गया कि कैसे बच्चों को हमने गाइड करना है, कैसे मेंटरिंग करनी है। क्योंकि मैंने वहां देखा कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कि आई कुड मेक आउट कि हाँ इसकी मानसिक जो स्टैंडर्ड है वो ठीक है, आईक्यू ठीक है, लेकिन उसको किसी ने गाइड नहीं किया। सो फिर मैंने सोचा कि रिटायरमेंट के बाद लेट मी गिव बैक टू सोसाइटी ऑनेस्टली। सो आई कुड हैव गॉन एंड नो आई वाज गेटिंग एनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, बट आई वाज टोल्ड कि नहीं, रांची में कोई भी ऐसा कोचिंग सेंटर नहीं है जहाँ की कोई ऑफिसर जो कि एसएसबी में रहा हो वो कोचिंग करा रहा है। और मैं तो लकीली वहाँ का चेयरमैन ही था, तो वो मुझे मौका मिला है। मैं त्रिशूल डिफेंस अकेडमी के साथ जो रांची में है मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ हम लोग बेसिकली 2 ट्रेनिंग करते हैं। जैसा आपने बताया, एक तो हमारा जो मेन वहाँ हम काम करते हैं कि जो 11th-12th के बच्चे जो कि डिफेंस में जाना चाहते हैं, सो उनको हम उनकी जो रिटर्न तैयारी होती है यूपीएससी की, विच इज वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, आसान नहीं होता है यूपीएससी पास करना। तो एनडीए के लिए यूपीएससी होता है 12th के बाद, और जो सीडीएस होता है कमांड डिफेंस सर्विसेज, उसकी एग्जामिनेशन होती है ग्रेजुएशन के बाद। तो इन दोनों की हम कोचिंग कराते हैं वहाँ। तो जैसे 11th और 12th के बच्चे हमारे पास जो आ जाते हैं, तो वेदर दे आर स्कूलिंग चिल्ड्रेन और दे आर नॉन स्कूलिंग, तो उसमें हमारा उद्देश्य दोनों होता है। पहले तो ये है कि उसको हम इस प्रकार उनकी पढ़ाई करते हैं कि उसकी जो एग्जामिनेशन हो 12th की, उसमें भी अच्छा उसका नंबर आए, यू शुड पास विद गुड ग्रेड्स, एंड उसको हम लोग फिर यूपीएससी एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है उस पैटर्न के हिसाब से उसको हम तैयारी भी करते हैं, उसकी मॉक टेस्ट भी करते हैं। सो दिस इज आवर रिटन पोर्शन। एंड देन ऑफ कोर्स एज आई सेड, जो यूपीएससी पास हो गया, चाहे वो हमारे त्रिशूल डिफेंस अकेडमी का बच्चा हो या कोई बाहर से हो जिसको कि एसएसबी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा है। इनफैक्ट जैसे एज वी आर टॉकिंग टुडे मेरा बैच चल रहा है, और इसलिए मैं आज शाम को आपके पास आया हूँ। सो मेरे पास अभी बच्चे आए हुए हैं जिनका कि अभी एसएसबी आ चुका है, तो उनको मैं अपने एसएसबी का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं उनको ट्रेनिंग करता हूँ। जी सर, रांची में कई और भी है, लेकिन जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी है उसका नाम हमने बहुत सुना है, बच्चों से भी सुना है, उनके जो पेरेंट्स है उनसे भी सुना है। जी। क्या अलग है, मतलब जैसे बच्चे भी तारीफ करते हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की, क्या अलग है मतलब ट्रेनिंग आपका या जो पढ़ाई का पार्ट है, बच्चे क्यों चुने इसको, मतलब क्या अलग है? सही बात। देखिए, पहली बात तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वेरी फ्रैंकली। अलग तो है ये, वो क्यों है मैं बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि है 1-2 और एकेडमी शायद चल रही है यहाँ, लेकिन ऐसा कोई भी एकेडमी नहीं है जहाँ की, जैसे मैं हूँ एज ए ब्रिगेडियर, मैं एसएसबी में रहा हूँ, नॉट एज ए जूनियर ऑफिसर बट एज चेयरमैन, एज ए प्रेसिडेंट में रहा हूँ। सो मेरी वहाँ कैसे रिक्वायरमेंट है एसएसबी में लोगों को इंटरव्यू करने की, मुझे उसकी पूरी इनसाइड की नॉलेज है। जो साइकोलॉजी टेस्ट वहाँ होती है, जो इंटरव्यू कैसे वहाँ हम क्या चेक करते हैं, जो जीटीयू है वो क्या चेक करते हैं, तो शायद कोई 1-2 एकेडमी यहाँ चला भी रहे होंगे। मैंने सुना है यहाँ कोई किसी एक में कोई सिविलियन एसएसबी की कोचिंग कराते हैं, अब वो क्या कोचिंग कराएगा, नो आइडिया ऑफ व्हाट वी रिक्वायर इन द एसएसबी। तो एक तो ये हो गया, क्योंकि मेरी एक खास जो एक इनसाइड बढ़िया डिटेल नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसका बड़ा मुझे लगता है कि फायदा होता है। दूसरा, खासकर जो 11th-12th के बच्चे हैं उसके ऊपर हम बहुत फोकस करते हैं कि सिर्फ वो एकेडमिक पढ़ाई ना करें। जैसे कि नॉर्मल 11th-12th के बच्चे किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द फोकस इज ऑन एकेडमिक इशू। हम उसकी 11th-12th से ही कोशिश करते हैं कि उसकी पर्सनालिटी एक होलिस्टिक पर्सनालिटी बने। तो उसको हम फिजिकल ट्रेनिंग के ऊपर उसकी हम फोकस करते हैं, उनकी हम गेम्स कंपटीशन कराते रहते हैं, फुटबॉल की, बास्केटबॉल की, और भी जितने गेम्स हैं। उसके बाद उनको हम अलग एक्टिविटीज जो कि उनकी पर्सनालिटी डेवलप करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो सकती है, उनकी डिबेटिंग कंपटीशन हम करते हैं, डिक्लेमेशन करते हैं। पर आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुनकर कि हमने जो न्यूक्लियस मॉल से टाइप किया हुआ है, और महीने में हम एक दिन पूरा मॉल ले लेते हैं
ओके। और उनको हम पूरे बच्चों को एक बहुत बढ़िया मोटिवेशनल मूवी जैसे दिखाते कि हैं। बॉर्डर हो गई या ऐसी जो अच्छी अच्छी पिक्चरें हैं उनको दिखाते हैं, उनको हम बताते हैं कि भाई जिससे इससे बच्चे आपको मोटिवेट मोटिवेट हो, कुछ जी। सीखें। तो ये सब जो चीजें हैं, प्लस अभी हमने कुछ दिन पहले शुरू किया है एक उनकी एडवेंचर कैंप हम करते हैं नेतरहाट में, ओके। फुल 4 डेज कैंप। अच्छा। तो उस कैंप में क्या है, उनको आपस में जो कैंप से सीख सकते हैं जी। कई सारी चीजें, आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करना है, रैपलिंग, खाना कैसे बनाना है खुद। तो ये बहुत चीजें हम करते हैं जिससे कि वो बच्चा अपने आप ही NDSSB की उसकी तैयारी हो जाती है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनमें कुछ कंफ्यूजन भी है, तो SSB में जाने के लिए बच्चों में कौन कौन से गुण होने चाहिए जो जैसे बच्चे 10 में रहते जी, हैं, उनको जी। इच्छा होगी 9 से ही वो सोचते हैं कि नहीं हम NDA में ही जाएंगे, SSB में कंप्लीट करना है, तो वैसे में उन बच्चों का एक मार्गदर्शन करें कि क्या क्या सही बात है। गुण होना चाहिए, अगर उनको आना है तो उनको उस लेवल से क्या क्या तैयारी करनी बड़ा चाहिए। अच्छा सवाल है। जी। क्योंकि ना जैसे मैंने कहा कि मैं वहाँ बहुत साल था, बहुत बच्चों को देखा मैंने, जी। और कई बच्चे क्या क्या है नंबर अच्छे ला रहे हैं, IQ भी अच्छा है, जी। लेकिन थोड़ा कोई इसको गाइड कर देता तो वो आसानी से वो SSB पास हो जाता। तो मैं क्या इसमें बताना चाहता हूँ कि हम जो क्या है SSB में क्या देखते हैं कि उस इंसान का, उस कैंडिडेट का एक ओवरऑल होलिस्टिक पर्सनालिटी होना जी। चाहिए। सिर्फ अगर वो पढ़ाई में अच्छा है लेकिन वो मान लीजिए हो सकता है कि बहुत सोशल ना हो या फिजिकली बहुत फिट ना हो, तो ये सब चीजें एक कमी हो जाती है। जी। तो मैं यही गाइड करूंगा, जैसा आपने पूछा है कि जो कोई पेरेंट्स है या कोई बच्चा खुद ही 9 से ही सोचा कि भाई मुझे कोई बता दे कि मैं किस तरह तैयारी करूं जी। कि मेरी तैयारी इंडिया जाने से पहले ही मेरी काफी हो जाए और मेरे पास SSB के आने के पहले ही तैयारी हो जाए, तो मैं उसको 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ मैडम। एक तो पहला क्या है कि तो आजकल के बच्चे ना अखबार वगैरह कम पढ़ते हैं, बिल्कुल। सो ओवरऑल जो इंफॉर्मेशन है ना जी। डिसाइड द सिलेबस ये बड़ा कम होता है। तो मैं यही सबको बताता हूँ कि भाई जनरल अवेयरनेस भी आप अपना की बढ़ाइए। जस्ट बिकॉज वो सब्जेक्ट नहीं है, आपका एग्जाम नहीं होता है, जी। तो अभी आप को सुन के भाई हैरानी होगी कि जब मैं बच्चों से इंटरव्यू में पूछता हूँ कि ये बताओ भाई तुम्हारे राज्य में कौन सी पार्टी की सरकार है, अपने राज्य का पार्टी नहीं पता है लोगों को। सो पहली बात तो मैं ये बताऊंगा जी कि थोड़ी अपने बच्चे 1 घंटा निकाल करके या कम से कम आधे घंटे निकाल करके कोई अच्छी अखबार पढ़े, लेट दे बिकम अवेयर कि इंडिया में दुनिया में क्या हो रहा है। एक तो ये चीज। दूसरा मैं बताऊंगा कि अपनी फिजिकल फिटनेस थोड़ा रखें, क्योंकि आजकल क्या है कि थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो बच्चे मोबाइल में इंस्टाग्राम और फेसबुक या गेम खेलने लगते हैं। तो थोड़ा सा बच्चे, पेरेंट्स भी उसके लिए थोड़ा जिम्मेवार है, हम भी कुछ नहीं करते हैं बच्चों को बाहर जाने के लिए घर से बाहर, तो थोड़ा सा फिजिकल कोई गेम खेले, थोड़ा जॉगिंग कर ले या फुटबॉल बास्केटबॉल कुछ खेल ले, थोड़ा सा तंदुरुस्ती उसकी ठीक रही। और तीसरा मैं बताना चाहूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बच्चे वहां बोल ठीक से नहीं पाते हैं या हिंदी में तो बोल लेते हैं, इंग्लिश में नहीं कम्युनिकेट कर पाते हैं, इंग्लिश में बोल पा रहे हैं तो वो ठीक से कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, या तो तेज बोल रहे हैं या स्लो बोल रहे हैं या इंग्लिश ग्रामर ठीक नहीं है। तो ये भी एक चीज है कि मतलब अगर टाइम से शुरू किया जाए 10वीं से तो 12वीं तक बढ़िया स्किल अपनी डेवलप कर सकते हैं। तो ये 3-4 कुछ ऐसे कमजोर बच्चे भी होंगे जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आते हैं, मैंने सुना है ऐसा, तो उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, तो वैसे बच्चों को कैसे फोकस करती है? हाँ जरूर, ये हम शुरू से ही देख लेते हैं, 6-8 महीने में मालूम पड़ जाता है कि कुछ बच्चों में ये कमी है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा जो हमारा नॉन स्कूलिंग है, कहीं दूर से गांव से आया है, अभी वो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ है लेकिन एग्जाम तो उसको इंग्लिश में देना पड़ेगा। सो वी आइडेंटिफाई इसकी कमजोरी क्या है, इंग्लिश कमजोरी है। सो देन उसको हम एक्स्ट्रा क्लासेस इंग्लिश की देंगे, तो वो हम देते हैं। फिर हमारा एवरीडे फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग होता है। सो हम देखते हैं कोई बच्चा या तो बहुत मोटा है या थोड़ा उसका फिजिकल फिटनेस कमजोर है, तो उसको हम फिजिकल फिटनेस के ऊपर फोकस करते हैं। एंड प्लस सब्जेक्ट वाइज भी, किसी का अगर मैथ्स कमजोर है, फिजिक्स कमजोर है, तो अकॉर्डिंगली वी गिव देम एक्स्ट्रा क्लासेस। अच्छा, मतलब त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में बच्चों को वी आर डूइंग दैट। या इनिशियली उसको हम स्क्रीनिंग करके क्या उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसके हम एक्स्ट्रा क्लासेस उसके लगाते हैं ताकि बच्चा पढ़े और आगे बढ़े, है ना सर? एक हमारा सवाल है सर, आपने 3 किताबें भी लिखी है, मैंने सुना है। जी हाँ, जी हाँ। उनके बारे में ये काफी लोगों को आश्चर्य लगता है कि ये डिफेंस के ऑफिसर ने किताब कैसे लिखना शुरू कर दिया। तो मेरा थोड़ा लिखने पढ़ने में इंटरेस्ट शुरू से ही रहा है और मैं थोड़ा सा लिखता पढ़ता रहा हूँ। सो मेरी बड़ी डाइवर्स फील्ड्स में मेरा इंटरेस्ट है। तो आपको सुनकर थोड़ी हैरानी होगी
कि मैं डिफेंस में आर्मी ऑफिसर रहते हुए भी मेरे पास कोई डिग्री नहीं है BCA और MCA की, लेकिन मैं फाइनेंस में थोड़ा ठीक हूँ। तो मेरी इनफैक्ट पहली किताब पर्सनल फाइनेंस के ऊपर है। अच्छा। जी, जो बड़ी अच्छी उसकी ट्रैक्शन है। तो उसका नाम है द वेल्थ मेंटर, सिंपल गाइड फॉर पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट। तो द वेल्थ मेंटर मैंने लिखा है एज फॉर ए नॉर्मल पर्सन जिसने कोई नई नौकरी शुरू करा है। अब जिसे हमें तो किसी ने बताया नहीं, मैंने लास्ट में सीखा अपने ये सब लास्ट 10 years में। तो माई एम ऑफ राइटिंग दिस बुक कि अभी कोई 5 साल 10 साल की सर्विस है तो उसको कोई गाइड कर दे कि भाई तुम्हें अपना पैसा वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा बचाओ उसको। आप म्यूचुअल फंड में SIP से में कैसे लगा सकते हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस कैसे सही चुनना है, लाइफ इंश्योरेंस कैसे सही चुनना है, रिटायरमेंट फंड जो बहुत जरूरी है उसको कैसे आप शुरू करेंगे, तो एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं। तो ये सब चीजें मैंने उस किताब में लिखी है। और दूसरा मेरा एक और काफी अच्छा इंटरेस्ट है बहुत सालों से, वो बर्ड्स के ऊपर है। जी हाँ, मैं बर्ड्स की फोटोग्राफी करता हूँ, उसके बारे में स्टडी करता हूँ। तो बर्ड्स के बारे में मैंने 2 किताबें लिखी है। तो एक किताब है बच्चों की स्टोरीज बर्ड्स के ऊपर, तो उसका नाम है फेदर्स एंड फेबल्स। फेबल्स मैंने सुना है। अच्छा, सुनिए इसका मतलब किताब मेरी चल रही है। तो फेदर्स का मतलब हुआ बर्ड्स और फेबल्स मतलब कहानियां। तो ऐसा है कि हमारे जो पुराने कथा कहानियों में ना बहुत सारी ऐसी बर्ड्स के बारे में जो स्टोरीज थी जो शायद आजकल के दादी नानी नहीं सुना पाते, इनको ही नहीं पता है शायद, या बच्चे नहीं रह रहे हैं उनके पास। तो वो मैंने निकाल करके 30 कहानियां उसमें लिखी हैं अलग अलग चिड़ियों के बारे में, और हर कहानी में मैंने एक मोरल उनसे निकाला कि उससे बच्चा क्या सीख सकता है। तो ये किताब पढ़िए, लोगों को बताइए पढ़े, और मैं तो बोलूंगा कि बच्चे को पढ़ाइए और बच्चों को गिफ्ट कीजिए आप लोग। और मेरी रिसेंट बुक जस्ट 1 हफ्ते पहले जो छपी है वो भी बर्ड्स के ऊपर है, वो हम लोगों के लिए है। उसका नाम है जटायु एंड अदर स्टोरीज, बर्ड्स इन आवर फोकलोर एंड मैथोलॉजी। तो उसमें 40 बर्ड्स ऐसे हैं, जैसे आपने सुना होगा जटायु। अब जटायु तो सबको पता है, उन्होंने सीता जी को कोशिश किया था बचाने के लिए, लेकिन जितना कर पाए बचा नहीं पाए। तो इसी तरह कितने सारे बर्ड्स, अभी बोलते हैं कि हंस जो है हमारी कहानी में क्या बोलते हैं कि उसको दूध मिला हुआ पानी दे दीजिए, वो दूध पी जाएगा और पानी छोड़ जाएगा। तो ऐसी ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां जो लोगों को पता नहीं होती। एक चिड़िया है पपीहा, सबने सुना होगा, बोले रे पपीहा, ये तो गानों में है, लेकिन वो क्यों है? तो लोग बोलते हैं पपीहा ऐसा चिड़िया है जिसको पूरे साल वो प्यासा रह जाएगा, लेकिन जब तक वो एक्चुअल जो हमारी बारिश होती है वो बारिश का ही पानी पीता है, जमीन का पानी नहीं पीता है। तो सब गर्मियों में फिर ये तो कहानी में है, ये साइंटिफिक इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो कहानी में ये बोलते हैं पपीहा ऐसा है। अभी एक आपने चिड़िया सुना होगा चकोर जी, है ना। चकोर को बोलते हैं कि उसको चांद से ऐसा प्यार है कि चांद उसको प्यार नहीं करता, लेकिन वो उस प्यार में लगा रहता है, रात भर बोलते हैं चकोर चांद को देखता रहता है। तो वन वे लव के लिए एक चकोर फेमस है, तो उसका मैंने इसमें जिक्र किया है। तो ऐसे 40 चिड़ियों का मैंने इसमें जिक्र किया है। और आपको खुशी होगी कि जो हमारे बिहार के गवर्नर साहब है जनरल अता हसनैन साहब ने, क्योंकि वो थोड़ा मैं उनको जानता हूँ, तो उन्होंने कहा नारायण तुम्हारी किताब की मैं फॉरवर्ड लिखता हूँ, तो उस किताब को फॉरवर्ड बिहार के गवर्नर साहब ने। आप सभी किताब पढ़े, बहुत जानकारियों से भरा है, क्योंकि इस वक्त जानकारियों की काफी कमी है, बच्चों में भी है और बड़ों में भी है। सर, जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी है, जो बच्चे थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल में कमजोर होते हैं, या जैसे जो गांव से, जैसे आपने बताया गांव से आते हैं बच्चे, तो उनके लिए क्या एक्स्ट्रा करती है? जी, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, हम दोनों फोकस करते हैं। पहले तो क्या है कि उसकी जो ग्रामर है और इंग्लिश की जो वोकेबलरी है उसको इम्प्रूव करना जरूरी है, नहीं तो वो ठीक से नहीं बोल पाएगा। सो उसके लिए हम लोग उसको क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं उसकी इंग्लिश की। इसके बाद उसकी जो एक्चुअली वर्बल कम्युनिकेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी हम बहुत कुछ कोशिश करते हैं, जैसे कि उनकी हम डिबेटिंग कराते हैं, फिर ग्रुप डिस्कशन हम लोग खूब करते हैं। हम लोग ग्रुप में 8-8 के ग्रुप में, क्योंकि ये हमें SSD भी चाहिए होती है, तो वहाँ कराते हैं। तो उसके लिए हम लोग ये 10th 11th से ही शुरू कर देते हैं उनकी। तो ग्रुप में बैठा देते हैं, उनके टॉपिक दे देते हैं, बोले भैया डिस्कस करो, तो उससे स्लोली क्या है उनकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो जाती है। सर, जैसे कि हमने पहले भी आपसे जिक्र किया, कई इंस्टीट्यूट यहाँ पर और भी है एकेडमी, लेकिन जब त्रिशूल डिफेंस एकेडमी है वो फिजिकल ट्रेनिंग में बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से देता है। जो बाकी एकेडमीज है उनके बारे में कुछ कंप्लेंट्स हमने सुनी है, ऐसा कितना सच का पता नहीं,
कि वो लोग मतलब फिजिकल ट्रेनिंग थोड़ा कम देते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा डालें कि आपका जो एकेडमी जी, है जी। वो कैसे बच्चों को फिजिकली ट्रेन करता है, क्योंकि ये डिफेंस के लिए तो बहुत जरूरी है। सही बात है। तो जो फिजिकल ट्रेनिंग है इसके एक्चुअली 2 पार्ट है मैडम जी। एक तो क्या है कि जैसे अभी 10th 11th के बच्चे जो हमारे साथ रोज 2 साल कोशिश कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए हम डेली फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं। एवरीडे मॉर्निंग हमारा 45 मिनट्स का एक हमारा फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर लगाया हुआ है जी। तो एवरीडे एवरीवन गोज फॉर अ नॉर्मल फिजिकल ट्रेनिंग, अपनी थोड़ी सी जॉगिंग कर ली, योगा कर लिया, वो तो हो गई। दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है एसएसबी में जो हम ट्रेनिंग के लिए वहां जाते हैं अपनी एसएसबी इंटरव्यू के लिए, तो वहां एक पार्ट होता है कॉल्ड एज जीटीओ टास्क, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क। एक पूरा का पूरा ये ओपन में होता है। तो ये जो जीटीओ टास्क के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए, और रांची तो छोड़ दीजिए, इंडिया के जो बहुत बड़े बड़े एकेडमीज हैं उनके पास भी कई के पास नहीं है, बहुत कम के पास है। लेकिन मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे पास एक्चुअल साइज का पूरे 2 एकड़ में बना हुआ ये जीटीओ ग्राउंड हमारे पास है, क्योंकि हमने विकास विद्यालय के अंदर में बनाया हुआ है, क्योंकि उनके पास एरिया था। तो बच्चों को इसलिए इतने बढ़िया जीटीओ ट्रेनिंग तो शायद आसपास तो कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल, यानी कि बच्चों को हर तरह से ट्रेनिंग दे रहा है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, और चूंकि सर एसएसबी के चेयरमैन भी रह चुके हैं और 38 साल इन्होंने सेवा दी है, एनडीए से भी गए हैं, तो इनका अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है। और क्या चाहिए बच्चों को। तो सर आप जो बच्चे आना चाहते हैं एसएसबी के लिए, उनके लिए कुछ 2 शब्द एक टिप्स दे दें। जी हाँ, क्यों नहीं। तो मैं ये बताना चाहूंगा जो अभी 11th 12th में है जी, जो अभी एसएसबी थोड़ा दूर है उनके लिए, तो जैसे मैंने बताया अपने 3-4 चीज के ऊपर फोकस करिए। अपने जो बेसिक्स है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स उसको ठीक रखिए, जिससे कि आपका यूपीएससी एग्जाम पास हो जाए। और साथ साथ अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आप अपनी फिजिकल फिटनेस को ठीक रखिए, कोई गेम खेलें आप लोग, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक करें। और सबसे इम्पोर्टेंट है जैसे मैंने कहा जनरल अवेयरनेस। एक कोई अच्छी इंग्लिश न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ें, और उसमें जो खासकर जो एडिटोरियल पेजेस हैं, जिससे आपको मालूम पड़े दुनिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है। मोदी भी गए थे 5 देशों की यात्रा की, तो उनका क्या उद्देश्य था। तो ऐसी चीज अपने को अवेयरनेस रखें, डिफेंस के बारे में थोड़ा अवेयरनेस रखें। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं एयरफोर्स, तो पता होना चाहिए कि एयरफोर्स में कौन सी हवाई जहाज है, उनके चीफ क्या है, उनके रैंक्स क्या है। तो ये 3-4 टिप्स मैं देना चाहूंगा बच्चों को। जी बिल्कुल। तो जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी बच्चों को किताबें भी प्रोवाइड करता होगा सर? जी हाँ, पक्का। हमारे पास एक पूरी बढ़िया एक सेट है जो हमने बहुत काफी एक्सपीरियंस के बाद, काफी छानबीन के बाद एक सेट ऑफ बुक्स बनाया हुआ है, जिससे उनकी 11th 12th की पढ़ाई में भी उसकी मदद होती है, और ऑफ कोर्स यूपीएससी की एग्जाम के लिए भी मदद होती है। सो दैट बुक्स वी प्रोवाइड, दैट इज पार्ट ऑफ द मनी व्हिच एवरीवन पेज। बिल्कुल। तो इतनी सारी जानकारी सर आपने दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है दर्शकों और बच्चों कि आपने ये जो जानकारी आप लेंगे या फिर ले रहे होंगे, आपको बहुत फायदा मिलेगा इससे, और आप भी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की तरफ आएंगे। और अगर आप रांची से हैं, झारखंड से हैं, या फिर आप इंडिया के किसी कोने से आना चाहते हैं, क्योंकि सर ने जैसा बताया कि काफी सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं, और जो किताबें भी हैं बहुत छानबीन के बाद उसका सिलेबस तैयार किया गया है। नमस्कार। थैंक यू। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।